जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, रीजनिंग के अपने लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कई साथियों के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि ऐसी सीरीज स्टार्ट करें जिसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो सके। तो साथियों, आज से हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम प्रत्येक चैप्टर के दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाने वाले हैं। सभी जो भी 10-11 चैप्टर हैं उनके सभी के एक क्लास के अंदर सभी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन होने वाले हैं। हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन क्यों सोल्व नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम एक के कर लिए, दो के कर लिए, जैसे 10-11 पर पहुंचेंगे तो हमें पिछला ऐसा लगने लगेगा जैसे कि हमें पिछला भूल गए हैं। भूलते नहीं है लेकिन फिर भी भूल भी जाते हैं और लगता भी है, नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। इसलिए साथियों, हम प्रत्येक चैप्टर के दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाने वाले हैं और आपका समय खराब ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। देखो साथियों, कोडिंग डिकोडिंग के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, राम इज गोइंग को 170, श्याम वाज गोइंग को 275 लिखा जाए और शिव वाज कम को 823 लिखा जाए तो वॉज को क्या लिखा गया है। ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझो कि राम इज गोइंग को 170 लिखा गया है, श्याम वाज गोइंग को 275 लिखा गया है और शिव वाज कम को 823 लिखा जाए तो वाज को क्या लिखा जाए। वॉज है, इसको क्या लिखा गया है इन कूट भाषाओं में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है। अब देखिए हमको कैसे देखेंगे। सबसे पहले इसको लिखो, राम इज गोइंग। राम इज गोइंग को क्या लिखा गया है, 170। ठीक है, फिर देखो श्याम वाज, SHYAM, श्याम वाज गोइंग, इसको क्या लिखा गया है, 275, 275। ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है, शिव वाज कम, SHIV, वाज कम, इसको लिखा गया है 823। अब साथियों इनमें से देखो, ये इतना लिखा गया है, इसमें से देखो राम इज गोइंग और श्याम वाज गोइंग, दोनों में कॉमन क्या है। राम इज गोइंग और श्याम वाज गोइंग में दोनों में कॉमन क्या है। राम इज गोइंग, श्याम वाज गोइंग, गोइंग गोइंग दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। गोइंग गोइंग दोनों में क्या है, कॉमन। अब इनमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसका मतलब 7 को क्या लिखा गया है, गोइंग। ठीक है, 7 कट, 7 कट। अब बचा क्या है, अब देखो हमको देखना किसका है, वोज का। अब इसमें वोज है और श्याम है, गोइंग का तो मिल ही गया 7। अब इसमें श्याम वोज, तो 2 5, अब इनमें से कौन सा किसका है ये हमें नहीं पता है। अब देखते हैं। अब देखो थर्ड वाले को, इनमें से क्या कॉमन है, श्याम वाज और शिव वाज कम में से। ये तो हो गया क्लियर कि गोइंग का क्या है, 7, श्याम वाज और शिव वाज कम। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन वोज है, इसमें वोज है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो इसका आंसर होगा। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब वोज को क्या लिखा गया है, 2। ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। समझ में आया, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, MOUNT को TNOUM लिखा जाता है तो FORCE को क्या लिखा जाएगा। देखिए MOUNT को क्या लिखा गया है, MOUNT, इसको क्या लिखा जा रहा है, TNOUM, TNOUM। ठीक है, तो हमको बताना क्या है कि फोर्स को क्या लिखा गया है, FORCE, इसको बताना है। लेकिन सबसे पहले करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखो MOUNT में ये लिखा गया है तो M गया लास्ट में, ठीक है, O गया थर्ड नंबर पर, U गया चौथे नंबर पर, N आ गया सेकंड नंबर पर और T आ गया फर्स्ट नंबर पर। अब ऐसे ही इसको लिख देना है। M को, M लास्ट में गया, उसी तरह से F गया लास्ट में, O आ गया थर्ड नंबर पर, तो O को कहां पर लिख देंगे, सेकंड वाले को थर्ड के नीचे।
यू कहां पर गया? चौथे नंबर पर। जो इसमें थर्ड है वो चौथे पर गया, इसमें थर्ड है वो चौथे पर आ गया। ठीक है। चौथा इसमें कहां पर आ गया? सेकंड पर। ये इसमें चौथा सी है, ये आ गया सेकंड पर। और ये लास्ट वाला है जो आ गया फर्स्ट पर। ECORF, ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। आया समझ में? नोट कर लो। आगे चलते हैं अब। हाँ देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4, 11, 17, 22, यहां पर आपको बताना है कि क्या आएगा। 29, 31। अब हमको ये क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसके जगह आपको बताना है कि इनमें से 24, 26, 27, 23 इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 4, 11, 17, 22, ये आपको बताना है। 29 और 31। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। कितना ऐड हो रहा है इसमें? +7। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 11 में 6 ऐड किया तो 17। इसमें कितना ऐड करें ताकि 22 हो जाए? 5। इसमें कितना ऐड करें ताकि यहाँ की आने वाली संख्या आ जाए? अब देखो साथियों, ये एक सीरीज बन रही है, 7, 6, 5। अब आगे क्या ऐड करेंगे? इसमें 4, क्योंकि श्रेणी के अनुसार चलेंगे। ये सीरीज बन रही है 7, 6, 5, 4। फिर आगे देखेंगे, यदि सही है तो ये आगे वाले भी आ जाएंगे। 22 में 4 ऐड किए तो कितना आ गया? 26। अब 26 में कितना ऐड करें ताकि 29 आ जाए? +3, 29 हो गए। और 29 में कितना ऐड करें? 31 आ जाए, +2। अब देखो साथी, ये सीरीज बन गई 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसका मतलब ये सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 17, 35, 53, 71 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, ये बताना है हमको। 17, 35, 53, 71। सबसे पहले देखो 17, ये कैसे होगा? 17, 35, 53। एक बार तो 17 का फाड़ा देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, यानी कि 17 के आसपास लग रहा है ना? तो देखो 17, 17 गुणा 1, ठीक है, +0, ये आ गया। इसके बाद 17 गुणा 2 +1, ये आ गया। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, +1, 35। 17 दिया 51, +2, 17 गुणा 3 +2। ठीक है। अब देखो आगे, 17 चौको 68 +3 कितना होगा? 17 चौको 68, 68 और 3 71, बिल्कुल सही है। अगली देखो, 17 गुणा 5 +4, 17 पंजा 85, 85 और 4 89। तो 89 इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका एकदम सही आंसर। ऐसे आपको ये सोल्व करने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। FAKIEMLIO, यहां पर बताना है क्या आएगा। अब देखो FAK को क्या लिखा गया है? FAK, इसको क्या लिखा गया है? IEM, इसको क्या लिखा गया है? LIO। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सोल्व करना है आपको। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। अगली जो अक्षर है वो आ जाएगा, अगला शब्द बन जाएगा अपना एफ। एफ कितने पर आता है? याद होना चाहिए रे भाई। एफ आता है 6 पर। 6 में कितना ऐड हुआ ताकि आई आ जाए? +3। आई 9 पर आता है, एफ 6 पर आता है। 6 में 3 ऐड हुआ तो 9, 9 पर आ गया आई। ए आता है 1 पर। पहले इस चीज को देख लेते हैं, इसमें कितना ऐड हो रहा है। ये आता है 9 पर, एल आता है 12 पर। कितना ऐड हुआ? +3। इसमें देखो, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर। कितना ऐड हुआ? +4। ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर। कितना ऐड हुआ? +4। के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर। कितना ऐड हुआ? +2। एम 13 पर, ओ 15 पर। तो कितना ऐड हुआ? +2।
अब देखो ये एक श्रेणी बन रही है, इसमें तो ऐड हो रहा है 3 3 3, इसमें हो रहा है 4 4, इसमें हो रहा है 2 2 2। अब देखो L 12 पर आता है, इसमें +3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 में 3 ऐड किया 15, 15 पर क्या आता है? ओ, ओ, ठीक है। आगे देखो, इसमें 4 4 ऐड हो रहा है, I में 4 ऐड करेंगे, I आता है 9 पर, 9 में 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 13, +4 किया, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 पर आता है M। इसमें ऐड करेंगे भाई, दो दो ऐड हो रहे हैं इसमें, इसमें दो दो ऐड किया तो कितना हो गया? ओ, ओ आता है 15 पर, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, 17 पर क्या आता है? क्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ एम क्यू। ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। बी वाई जी टी एल ओ, यहां पर बताना है बीई। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से अक्षर पर आ रहे हैं, इनका क्रमांक क्या है? बी का क्या है? 2, ऐसे करो इसको। देखो आपको मैंने याद करवाया था कि उसका उल्टा क्या होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, ए का जेड होता है, बताया था ना? वैसे ही आपको यहां पर देखना है, बी वाई का उल्टा है, जी टी का उल्टा है, एल ओ का उल्टा है, वी ई का उल्टा है। अब इसका मतलब हमको या तो यहाँ पर जो दो अक्षर आएंगे उनमें पहले वाले का पता लग जाए या दूसरे वाले का, फिर तो उसका उल्टा लिख देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले अक्षर को देखो, बी, बी में कितना ऐड हुआ? +5, फिर क्या आ गया? जी, क्योंकि बी आता है 2 पर और जी आता है 7 पर, एल आता है 12 पर, वी आता है कितने पर? 22 पर, है ना? अब देखो इसमें कितना ऐड हुआ? 7 आ गया, 7 में 5 ऐड किया, 7 में +5 ऐड किया 12 हो गया, 12 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 12 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया? 17, और 17 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 22, आ गया ना? अब 17 पर क्या होता है, जब 12 में 5 ऐड किया, 12 में 5 ऐड किया, देखो यहाँ पर इस 12 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया? 17, 17 पर क्या आता है? क्यू, क्यों आता है? क्यों का उल्टा क्या होता है? क्यों का उल्टा मैंने बताया था आपको, जापानी क्यूइन, इसका मतलब जे, क्यों जे, क्यों जे इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो, आया ना समझ में? नोट कर लो अच्छे से। देखो भाई आगे चलते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, वो वाला चैप्टर है अपना। वर्गों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे आकृति ज्ञात करना, यदि आप ऐसे ज्ञात करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर की याद करोगे तो इधर की भूल जाओगे, क्या पता कोई सी काउंट हुई है या नहीं हुई। यदि एक भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक तो नंबर कटेगा जो कटेगा, यानी कि 5 नंबर आप माइनस हो जाओगे और लाखों से पीछे चले जाओगे। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार तो मैं छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये, अब इसमें आप सभी को पता है कि कितने हैं, 1 2 3 4, और एक ये पूरा 5, 5 वर्ग है। ठीक है, वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 2, मतलब ये पूरा एक, ये दो, इधर से 1 2, यानी कितने डिब्बे हैं? एक, और ये दो, एक और ये दो। अब इनको गुणा कर दो, इसको तो इससे कर दो और इसको इससे कर दो, एक एकम एक, दो दूनी 4, दो दूना 4, टोटल कितने हो गए? 5। ये आ गया आपका आंसर। अब ऐसे ही इसको करना है, अब देखो कैसे करेंगे। 1 2 3, इधर से देखो 1 2 3, गुणा कर दो आपस में, इसको तो इससे कर दो, दो को दो से कर दो, तीन को तीन से कर दो, कितना हो जाएगा? एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, दो को दो से करेंगे तो चार, तीन को तीन से करेंगे तो नौ, टोटल कितना हुआ? 9 4 13, 13 और एक 14। ठीक है, अब 14 में काउंट करवा देता हूं आपको। काउंट तो कर सकते हैं लेकिन समय लगता है, और हमें समय है नहीं एग्जाम हॉल के अंदर, इसलिए समय की बचत करने के लिए हम ये ट्रिक सीख रहे हैं
ट्रिक नहीं है, ये एक फॉर्मूला मान लो, आप कुछ भी मान लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो हो गए यहाँ, है ना। अब देखो 9 से आगे ये हो गया अपना 10, ये हो गया 11, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाले तो 2 आ गए, अब देखो नीचे 11 हो गए, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, ठीक है। और ये पूरा है जो 14। क्लियर, आया समझ में, हो गया। अब देखो इसको करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4, गुणा कर दो इनको, एक को एक से कर दो, कितना आया 1, 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 3 से किया तो 9, 4 को 4 से किया तो 16। अब टोटल काउंट करो इनको, 16 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, ठीक है। अब काउंट करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, आपको मैंने ये बता दिया, वो बता दिया, और ये आंसर एकदम अपना राइट है 30। इसमें 30 वो है क्या, वर्ग है। अब देखो एक बात आपको यहां पर ध्यान से देखनी है, क्या, मैं लिख देता हूं, इधर देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी वर्ग, या ऐसे लिख लो इसको, सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है। सेकंड लिखो, आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। इधर दिख तो रहा है ना लास्ट में, अगर मैं देख लेता हूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, दिख गया। सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। वो कैसे, देखो जो ये वर्ग है, मान लो ये पूरा वर्ग है, इसको हम आयत मान सकते हैं। आयत का जो परिभाषा है वो क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब देखो ये एक क्या है, वर्ग, और ये क्या है, एक आयत, ये आयत है, ये वर्ग है। अब परिभाषा क्या है आयत की, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है, है। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर, वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत की परिभाषा क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो आयत होता है। और वर्ग की परिभाषा क्या है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। इसीलिए हम आयत को वर्ग में काउंट नहीं करते, क्योंकि वर्ग की परिभाषा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसकी तो दो दो भुजा बराबर है। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि वर्ग को आयत मान सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं मान सकते, ठीक है। अब देखो ये सोल्व करते हैं, आयत ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 2, 1 2, ठीक है। अब इनको गुणा नहीं करना है, आयत ज्ञात करते समय इनको गुणा नहीं करना है, क्या करना है, 1 2 टोटल कितने हुए 3, 1 और 2 टोटल कितने हुए 3। अब इनको गुणा कर दो आपस में, इनको जोड़ना है पहले, फिर उनको गुणा करना है। तो 3 × 3 कितना होगा, 9। अब मैं काउंट करवाता हूं आपको 9 कैसे आया। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। ये देखो ये हो गया 5, ये देखो ये हो गया 6, 6, ठीक है। अब देखो ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और ये पूरा हो गया 9। क्लियर, आया समझ में। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, 9, 9 एकदम अपना राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखो ये है, अब इसमें इतना काउंट करेंगे तो अपना पास इतना टाइम है नहीं, अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3
इधर से 1 2 3, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने होते हैं? 6। अब 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36। इसके अंदर आयत की संख्या कितनी है? 36। और इसके अंदर आयत की संख्या कितनी है? 9। इनको काउंट करो या रहने दो? देखो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। ठीक है। अब देखो 10, ये दोनों, अब ये दोनों 11, ठीक है, 12 13 14, ठीक है, ये दोनों 15, ये दोनों 16, ठीक है, ये दोनों 17, ये दोनों 18, ये दोनों 19, ये दोनों 20, ये दोनों 21, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखो 21 हो गए। अब ये पूरा देखो, ये पूरा 21 हो गए, पूरा 22 23 24, 24 हो गए, 24 हो गए ना। अब ये देखो पूरा 25 26 27, 27 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? 27 हो गए ना। अब देखो ये 28 पूरा 4 का 28, ये 29, ये 30, ये 31, ठीक है, 31। अब देखो 3 3 का 31 हो गए, ये 32, ये 33, ठीक है, 33 हो गए ना। ये पूरा 34 35 और ये पूरा 36, ठीक है। आया समझ में? नोट कर लो। आगे चले, अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अपने कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक में अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कथन बोल रहा है ईमानदारी और परिश्रम, ये परिश्रम है, परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति हो जाती है। क्या बोल रहा है? ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति हो जाती है। अब निष्कर्ष देखो, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। यही तो कथन में बोल रहा है कि ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति होती है। इसका मतलब ईमानदारी और आर्थिक उन्नति के अंदर परस्पर सीधा संबंध है, इसलिए कथन 1 बिल्कुल सही। अब देखते हैं कथन 2 को, सॉरी निष्कर्ष को। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति, ये दोनों करेंगे तब आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति होती है, वही तो क्या होती है? लाभ होता है। इसका मतलब ये भी सही है, परिश्रम और ईमानदारी से हमेशा लाभकारी होते हैं। क्वेश्चन निष्कर्ष 2 भी एकदम सही है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 पालना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। यह कथन है क्वेश्चन नंबर 12 का, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। निष्कर्ष देखिए, कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी हुई होती है। क्या बोल रहा है निष्कर्ष? कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी हुई होती है। इसका मतलब मेरे पास कलम है और किसी व्यक्ति के पास तलवार है, तो मैं तो युद्ध करने के लिए पहुंच जाऊं उसके पास, तो ये तो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक होती है। यहां पर कलम को दिमाग की शक्ति से निरूपित किया गया है और तलवार से शारीरिक शक्ति को निरूपित किया गया है। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से हमेशा अधिक होती है, यही यहां पर ये बोला गया है। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। कलम का अर्थ मानसिक शक्ति, दिमाग की शक्ति, और तलवार का अर्थ है शारीरिक शक्ति। यह एकदम राइट हो जाएगा। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से हमेशा अधिक होती है, ये आप सब भी जानते हैं। नोट कर लो दोनों को।
नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखो साथियों, अगले क्वेश्चन अपने जेल लाइब्रेरी के अंदर सिलेबस में दिया गया है, रिलेशन नाम से एक टॉपिक दिया गया है, वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोलता है, इसके एकमात्र भाई के पुत्र, इसके एकमात्र भाई के पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, व्यक्ति महिला से क्या संबंध रखता है। ठीक है, डायग्राम बनाएं। महिला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यहां पर देखो ये महिला है कोई, महिला की ओर इशारा करते हुए, प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता है नहीं, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, लगा देता हूं मैं फिर भी माइनस। माइनस से किसको डिनोट करेंगे, फीमेल को, और प्लस से मेल को। ठीक है, महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, पुरुष मान लेते हैं यहां पर पुरुष, ये पुरुष बोलता है इस महिला की ओर इशारा करते हुए, इसके एकमात्र भाई, इसका एकमात्र क्या है, भाई, भाई, इसके एकमात्र भाई के पुत्र मेरी पत्नी, इसकी एकमात्र भाई के पुत्र, भाई के पुत्र, इसको ऐसे कर लो, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी का भाई है। मतलब महिला की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, एक बार तो इसकी पत्नी बनाते हैं इधर, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का एकमात्र क्या है, भाई है, या फिर भाई है ना, मेरी पत्नी का भाई है, व्यक्ति महिला से क्या संबंध रखता है, ये जो इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र है, वो इस पुरुष की पत्नी का भाई है। ठीक है, क्या है, भाई, इसके पुत्र की ये क्या है, बहन है। अब देखो ये इस पुरुष की पत्नी है, इस पत्नी का भाई क्या लगेगा, ये क्या होगा, साला, साला। ठीक है, ये पूछ रहा है कि पुरुष और महिला का क्या संबंध है, इस पत्नी का भाई, ये पुत्र है जो क्या है, साला, साला के पिता क्या लगते हैं, या फिर पत्नी के पिता क्या लगते हैं, इस पत्नी का पिता भी यही हो गया, इस पुत्र का पिता भी यही हो गया, तो साला का पिता क्या हो गया, ससुर, ससुर। और ये क्या है, ये इसका भाई है, तो ससुर की बहन क्या लगेगी, ऑप्शन क्या दे रखा है, ससुर की बहन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर लो इसको, बाद में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 और कर लेते हैं एक बार। प्रिया रमेश की ओर इशारा करते हुए बोली, कौन, प्रिया, प्रिया माइनस रमेश की ओर इशारा करते हुए बोली, रमेश, रमेश की ओर इशारा करते हुए बोली, उसकी दादी, करते हुए बोली उसकी दादी की बहू, रमेश की दादी है कोई, ये इसकी क्या है, दादी, इसकी दादी की बहू मेरे पिता की पत्नी है, एक इसका पिता है, प्रिया का पिता, उसकी दादी की बहू, दादी की बहू का मतलब क्या हो गया, पुत्र की पत्नी, मतलब दादी के बेटे की पत्नी। ठीक है, रमेश की दादी की बहू, बहू का मतलब पुत्रवधु, कौन, मेरे पिता की पत्नी। देखो फिर देखो, प्रिया रमेश की ओर इशारा करते हुए बोली, उसकी दादी की बहू, उसकी दादी, इसकी दादी की बहू मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी है, मेरे पिता की पत्नी है, कौन, उसकी दादी की बहू, तो उसकी दादी, रमेश की दादी ये है, इसकी बहू ये है, कौन, इसके पिता की बहू, तो ये इसका पिता है जो इसका क्या हो गया, पुत्र, ये क्या हो गया, पुत्र, और ये हो गई इसकी पत्नी, तो ये क्या हो गई, पुत्रवधु, पुत्रवधु बोल दो या फिर बहू बोल दो, है ना। तो ये पूछ रहा है रमेश से क्या संबंध है, प्रिया का रमेश से क्या संबंध है, ये इसके पिता, इसकी दादी ये, ठीक है, ये इसका पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पिता, प्रिया का पिता, और इसका पिता सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बहन, प्रिया इससे क्या संबंध रखती है, बहन का। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो।
देखिए साथियों, कथन निष्कर्ष वाले जो वेन डायग्राम से सोल्व किए जाते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कथन सभी कबूतर चिड़िया हैं, सभी चिड़िया बतख हैं। ये वेन आरेख बनाना है इसका। और उसके बाद निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी चिड़िया कबूतर हैं, कुछ चिड़िया बतख हैं। सबसे पहले तो हमको वेन आरेख बनाना पड़ेगा। जो साथी पहले पढ़ चुका है अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट इस क्लास में आए तो भी कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। सभी कबूतर चिड़िया हैं, सभी कबूतर चिड़िया हैं, कबूतर, सभी कबूतर क्या है, चिड़िया हैं। सभी कबूतर चिड़िया हैं, यानी कबूतर हैं जो क्या है, चिड़िया हैं सभी। सेकंड है, सभी चिड़िया बतख हैं, सभी चिड़िया बतख हैं, बतख है, सभी चिड़िया बतख है। ठीक है। अब निष्कर्ष देखो, सभी चिड़िया कबूतर हैं, सभी चिड़िया कबूतर हैं, नहीं, बिल्कुल गलत हो गए। क्योंकि देखो, कुछ चिड़िया, चिड़िया का क्या है, कुछ भाग कबूतर है, चिड़िया का कुछ भाग कबूतर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सब इसमें बोल रहा है सभी चिड़िया कबूतर हैं, ऐसा नहीं, सभी कबूतर चिड़िया हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कुछ चिड़िया बतख हैं, कुछ चिड़िया, कुछ चिड़िया बतख है, ये एकदम राइट हो जाएगा। देखो, चिड़िया है और ये बतख है, बतख के अंदर क्या है, चिड़िया। तो वैसे तो सभी चिड़िया बतख हैं, लेकिन यदि ऐसा आ जाए, सभी ना आकर कुछ आ जाए, तो भी वो सही होगा। जैसे इसमें ये चिड़िया है, ये, अब ये अंदर अंदर वाली पूरी चिड़िया हो गई, क्योंकि चिड़िया ही कबूतर है। अब देखो, ये बतख का भाग है, सभी चिड़िया बतख हैं या फिर कुछ चिड़िया बतख हैं, ये एकदम राइट होगा। ठीक है, निष्कर्ष दो एकदम राइट होगा। कथन एक पालना नहीं करता, कथन दो पालना करता है, सॉरी निष्कर्ष, कथन बोलने में आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं। इसका वेन आरेख बनाते हैं, ये निष्कर्ष दिए गए हैं इसके। सभी पेंसिल रबर हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं। ठीक है, देखो, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। ठीक है, कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है, रबर है। अब देखो निष्कर्ष देखो, सभी पेंसिल रबर है, क्या सभी पेंसिल रबर है, नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भाग है रबर का। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन, कुछ पेन पेंसिल है, ये भी वैसा ही है, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, सभी पेन पेंसिल है, लेकिन यदि सभी की जगह कुछ भी आ जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, ये भी एकदम राइट है। इसमें भी कथन एक पालना नहीं करता, कथन दो पालना करता है, दोनों को नोट कर लो। यदि सभी की जगह, देखो ये लिख लो, सभी की जगह यदि कुछ आ जाए, कुछ आ जाए तो वह भी सही होगा, वह भी सही होगा, सही होगा, नोट करो। तो साथियों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। लगभग मैंने सभी चैप्टर के क्वेश्चन इसमें आपको करवाए हैं, कोई रह गया होगा तो मैं अगली क्लास में देख लूंगा। धीरे धीरे इस क्लास को रिदम में लाने की कोशिश करेंगे और डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा, वो आपको सोल्व करने हैं। फिर बताना है आपको कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे, जेल लाइब्रेरी के अंदर 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, 180 नंबर का कितना वेटेज है भाई, सिलेक्शन इसी से हो रहा है, सिलेक्शन इन्हीं से होगा, रीजनिंग से। रीजनिंग अच्छे से पढ़ो, रीजनिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अपने सभी साथियों तक शेयर करें। और यदि आपको कोई समस्या हो तो अपनी व्हाट्सएप नंबर है 9887 46 57 20, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसको फोटो भेज दे, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और शेयर करें सभी साथियों तक, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।